हेलो एल्किन्स और हेलो एरेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। सोचिए हमारे पास एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, जैसे एलिफेटिक यानी सीधी चैन वाला या एरोमेटिक यानी रिंग वाला। अगर हम उसमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह कोई हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे ही हम हेलो एल्केन या हेलो आरीन कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क क्या है? हेलो एल्केन में हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। वहीं हेलो एरीन में हेलोजन सीधे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है। ये कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये नेचर में भी मिलते हैं और दवाइयों में भी काम आते हैं। जैसे क्लोरीन फिनिकोल एंटीबायोटिक टाइफाइड के इलाज में काम आती है। हमारा शरीर थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है जिसमें आयोडीन होता है और इसकी कमी से गॉइटर बीमारी हो जाती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए और हेलोथेन ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि कुछ पूरी तरह से फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स को सर्जरी में ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इन्हें किस तरह से बांटा गया है। सबसे आसान तरीका है ये देखना कि उसमें कितने हेलोजन एटम्स लगे हैं। हेलो एल्केन्स में अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन्स, दो हैं तो डाई हेलो एल्केन्स और तीन हैं तो ट्राई हेलो एल्केन्स, जैसा कि आप पेज पर C2H5X और बाकी डायग्राम्स में देख सकते हैं। हेलो एरीन्स में इसमें भी यही फंडा है। बेंजीन रिंग पर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एरीन, दो हैं तो डाई हेलो एरीन और तीन हैं तो ट्राई हेलो एरीन। sp3CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, यहां हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जहां हेलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा है। इसे भी तीन और हिस्सों में बांटा गया है। एक, एल्काइल हेलाइड्स या हेलो एल्केन्स RX। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1x होता है। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी 1 डिग्री, अगर कार्बन सिर्फ एक और कार्बन या किसी से नहीं से जुड़ा है। सेकेंडरी 2 डिग्री, अगर वो कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा है। टर्शरी 3 डिग्री, अगर वो कार्बन तीन और कार्बन से जुड़ा है। 2, एलाइलिक हेलाइड्स, ये थोड़ा स्पेशल है। यहां हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो खुद तो sp3 है, लेकिन उसके ठीक बगल वाला कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड C=C है। उस sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। 3, बेंजीलिक हेलोइड्स, यहां हेलोजन उस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधे एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन से जुड़ा हो, यानी रिंग और हेलोजन के बीच में एक कार्बन का होना जरूरी है। sp2CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, यहां हेलोजन सीधे उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसके पास डबल बॉन्ड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें दो मेन कैटेगरी आती हैं। एक, वाइनेलिक हेलाइड्स, इसमें हेलोजन सीधे उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ है। 2, एरल हेलाइड्स, इसमें हेलोजन सीधे एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन के कार्बन से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, यहां बीच में कोई और कार्बन नहीं आता, हेलोजन और रिंग का सीधा कनेक्शन होता है। अब बात आती है कि इन कंपाउंड्स को बुलाएंगे किस नाम से। इसके दो तरीके होते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। एल्काइल हेलाइड्स के लिए कॉमन नेम, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और फिर हेलाइड जोड़ दो, जैसे N प्रोपिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम, इसमें हम इसे हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन की तरह देखते हैं, जैसे एक ब्रोमोप्रोपेन। बेंजीन रिंग के लिए कॉमन और IUPAC नेम अक्सर एक जैसे ही होते हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर रिंग पर दो हेलोजन लगे हैं तो कॉमन सिस्टम में हम O, M और P का इस्तेमाल करते हैं। वहीं IUPAC में
हम 1, 2, 1, 3 या 1, 4 जैसे नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन हों तो उन्हें 2 खास नामों से जाना जाता है। जेमिनल हैलाइड्स, जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर बैठे हों, इन्हें एल्किलाइडीन हैलाइड्स भी कहते हैं, जैसे इथाइलाइडीन क्लोराइड। विसिनल हैलाइड्स, जब दोनों हेलोजन एटम अगल बगल वाले कार्बन पर हों, इन्हें एल्किलीन डाइहैलाइड्स कहते हैं, जैसे इथिलीन डाइक्लोराइड। NCERT की इस टेबल में कुछ बहुत ही जरूरी नाम दिए गए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सेक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम 2 क्लोरोब्यूटेन है। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहते हैं। विनाइल क्लोराइड यानी क्लोरोएथीन। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसे ट्राइक्लोरोमेथेन कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जिसे टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। पेज के आखिर में एक सवाल है कि C5H11Br के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। यहाँ कुल 8 आइसोमर्स दिखाए गए हैं। इसमें हमें बस ये देखना होता है कि हम ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ कहाँ बदल सकते हैं और कार्बन की चेन को कितना छोटा या ब्रांच्ड कर सकते हैं। साथ ही उन्हें 8 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में पहचानना भी बहुत आसान है। बस ये देखो कि हेलोजन वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से हाथ मिला रहा है। अब थोड़े कठिन नाम और CX बॉन्ड की असली केमिस्ट्री पर चलते हैं। इस पेज पर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जहां डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों साथ में हैं। ऐसे में याद रखने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड को हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नंबरिंग उस तरफ से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। जैसे एग्जाम्पल 6.2 के पहले स्ट्रक्चर में नंबरिंग दाईं तरफ से होगी क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आता है। इसी तरह बाकी के नाम जैसे 4 ब्रोमपेंट 2Na और 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन लिखे गए हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस से आप लंबी चेन चुनना और सब्स्टिट्यूएंट्स को सही नंबर देना सीख जाते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सारी रिएक्शंस टिकी हैं। पोलैरिटी, हेलोजन एटम कार्बन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि वे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस वजह से कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए ये बॉन्ड पोलार होता है। बॉन्ड लेंथ और एंथैल्पी, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं F से I की तरफ, हेलोजन का साइज बढ़ता जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से CX की बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है और उसे तोड़ना आसान हो जाता है, यानी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाती है। अब देखते हैं कि हेलो एल्केन्स बनाया कैसे जाता है। सबसे मशहूर तरीका है एल्कोहल्स ROH का इस्तेमाल करना। एल्कोहल के -OH ग्रुप को हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगाना होता है। इसके कई रास्ते हैं। HCl+Z NCl2, इसे लूकास रिएजेंट भी कहते हैं। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के काम आता है। फॉस्फोरस हैलाइड्स PX3 या PCl5, ये बहुत ही बढ़िया तरीके हैं। थियोनिल क्लोराइड SOCl2, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स SO2 और HCl गैसेस होती हैं जो उड़ जाती हैं और हमें एकदम शुद्ध प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलता है। एक खास बात, आप इन्हीं तरीकों से एरिल हैलाइड्स जैसे क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन्स बनाना। फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अगर आप किसी एल्केन जैसे ब्यूटेन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ UV लाइट या गर्मी में रिएक्ट करवाएं तो हैलोजन हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। दिक्कत, इसमें बहुत सारे आइसोमर्स का मिक्सचर बन जाता है, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन का मिक्सचर, जिन्हें अलग करना बड़ा सिरदर्द होता है। इसलिए लैब में प्योर कंपाउंड बनाने के लिए यह तरीका बहुत अच्छा नहीं है। चलिए
हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को पूरा करते हुए अब हेलो अरेन्स बनाने के तरीकों पर चलते हैं। जब हम किसी एल्केन्स जैसे प्रोपीन में हाइड्रोजन हैलाइड HX मिलाते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन व हेलोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात है मार्कोव-निकोव्स रूल। इस नियम के मुताबिक हेलोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, जिससे हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम एल्केन में Br2 डालें CCl4 की मौजूदगी में, तो ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है और विक डाइब्रोमाइड बनता है। ये रिएक्शन लैब में डबल बॉन्ड की पहचान करने के लिए एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद बारी आती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस की, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके खास नाम हैं। अगर आपको अल्काइल आयोडाइड Ri बनाना है तो आप अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को NaI सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्ट करवाते हैं। इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ NaCl या NaBr नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट, जिससे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती रहती है। वहीं अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो आप धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF या Hg2F2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं हेलो अरेन्स एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड्स को बनाने की। पहला तरीका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें बेंजीन या टोल्यूनी को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ Fe या लुईस एसिड की मौजूदगी में अंधेरे में रिएक्ट करवाते हैं। इससे हेलोजन रिंग की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है। इन दोनों को अलग करना आसान होता है क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में काफी अंतर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोडीन के साथ ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 की जरूरत पड़ती है। आखिरी और सबसे बेहतरीन तरीका है सैन मायर्स रिएक्शन। इसमें सबसे पहले एक प्राइमरी अमीन को बहुत ठंडे तापमान 273 से 278 केल्विन पर सोडियम नाइट्राइट और एसिड NaNO2+HX के साथ रिएक्ट करवाकर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाया जाता है। अब इस बने हुए सॉल्ट में अगर आप Cu2Cl2 या Cu2Br2 मिलाते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और उसकी जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेता है। अगर आपको रिंग पर आयोडीन लगाना है तो आपको कॉपर हैलाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस सॉल्ट को पोटेशियम आयोडीड के के साथ शेकिंग से काम हो जाता है। एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन्स। जब हम किसी एल्कीन में HBr जोड़ते हैं तो मार्कोव-निकोव्स रूल लगता है। ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। लेकिन ध्यान दें, अगर रिएक्शन में पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल खरास इफेक्ट लगेगा और ब्रोमीन चेन के किनारे वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है कि अल्कोहल की Ki के साथ रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्यों इस्तेमाल नहीं करते। इसका जवाब ये है कि H2SO4 एक बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बनने वाले Hi को वापस I2 यानी आयोडीन में बदल देता है, जिससे रिएक्शन रुक जाती है। इसलिए हम यहाँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज क्वेश्चन 6.5 यहाँ NaI और एसीटोन वाली रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और SOCl2 वाली रिएक्शंस की प्रैक्टिस दी गई है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। शुद्ध अवस्था में अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर लाइट के संपर्क में आए तो वे रंगीन हो जाते हैं। इनकी स्वीट स्मेल होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहां से अक्सर कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। पोलैरिटी, क्योंकि CX बॉन्ड पोलर होता है, इसलिए इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल और वान डेर वॉल्स काफी मजबूत होते हैं। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। हेलोजन का साइज। जैसे जैसे हेलोजन का साइज और वजन बढ़ता है, F, Cl, Br, I, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है क्योंकि वान डेर वॉल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो ऑर्डर होगा Ri ग्रेटर देन R, Br ग्रेटर देन R, Cl ग्रेटर देन Rf।
ब्रांचिंग का असर। अगर कार्बन की संख्या बराबर है तो जैसे जैसे चेन में ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। इसीलिए टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कम होता है। जब हम डिहाइलोबेंजीन जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा फर्क होता है। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से काफी ज्यादा होता है। इसका कारण है सिमेट्री। पैरा आइसोमर की बनावट इतनी सिमेट्रिकल होती है कि वो अपने क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। जो चीज जितनी अच्छी तरह फिट होगी, उसे पिघलाने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एक चौंकाने वाली बात यह है कि पोलर होने के बावजूद हेलो एल्केन्स पानी में बहुत ही कम स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। पानी में घुलने के लिए उन्हें पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो ये नहीं दे पाते। हालांकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर या बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। अल्काइल फ्लोराइड्स पानी से हल्के होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स और पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स पानी से भारी होते हैं। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है या हेलोजन एटम्स की संख्या और उनका मास बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पढ़ा था, CX बॉन्ड पोलर होता है और कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। एक न्यूक्लियोफिल जो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, जैसे OH- या CN-, इस पॉजिटिव कार्बन पर हमला करता है और हेलोजन को वहां से हटा देता है। हेलोजन वहां से लीविंग ग्रुप बनकर निकल जाता है। NCERT की ये टेबल बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग रिएजेंट्स डालने पर क्या बनता है। अगर NaOH या H2O डालें तो एल्कोहल्स बनते हैं। अगर NaO और सोडियम एल्कोक्साइड डालें तो ईथर्स बनते हैं। इसे विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। अगर KCN डालें तो नाइट्राइल्स, साइनाइड्स बनते हैं। अगर AgCN डालें तो आइसोनाइट्राइल्स बनते हैं। यहाँ फर्क ध्यान रखिएगा। अगर KNO2 डालें तो एल्काइल नाइट्राइड्स बनते हैं, जबकि AgNO2 डालने पर नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग सेंटर्स होते हैं जहां से वे कार्बन पर हमला कर सकते हैं। साइनाइड ग्रुप CN-, ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है नाइट्राइल बनाने के लिए, और नाइट्रोजन की तरफ से भी आइसोनाइट्राइल बनाने के लिए। नाइट्राइड ग्रुप NO2-, ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़कर नाइट्राइड बना सकता है या नाइट्रोजन की तरफ से जुड़कर नाइट्रो कंपाउंड। जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो एल्काइल साइनाइड RCN मुख्य रूप से बनता है। इसका कारण यह है कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है जो CN- आयन देता है। यह कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन देने की ताकत है, लेकिन कार्बन कार्बन CC बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन CN बॉन्ड से ज्यादा मजबूत और स्टेबल होता है, इसलिए अटैक कार्बन की तरफ से होता है। वहीं दूसरी तरफ AgCN मुख्य रूप से कोवेलेंट होता है। यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में फंसे होते हैं, इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही अटैक के लिए खाली होता है। नतीजा, हमें आइसोसाइनाइड RNC मिलता है। यही कहानी नाइट्राइट आयन NO2- के साथ भी है, जहां KNO2 से नाइट्राइड्स और AgNO2 से नाइट्रोएल्केन्स मिलते हैं। अब बात करते हैं SN2 की। यहां 2 का मतलब है कि रिएक्शन की रफ्तार 2 चीजों पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफिल और हेलो एल्केन। ये रिएक्शन सिर्फ एक ही कदम में पूरी हो जाती है। इसमें कोई इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकेटाइन नहीं बनता। बैक साइड अटैक, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- हमेशा पीछे के दरवाजे से हमला करता है, क्योंकि सामने की तरफ भारी भरकम हेलोजन उसे रोकता है। ट्रांजिशन स्टेट, एक ऐसा पल आता है जब कार्बन के साथ आने वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है और जाने वाला हेलोजन निकल रहा होता है। इस बीच वाले पल को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां कार्बन एक साथ 5 एटम से जुड़ा हुआ सा दिखता है।
ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। SN2 की सबसे अनोखी बात है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। सोचिए आप तेज हवा में छाता लेकर चल रहे हैं और हवा के दबाव से छाता अंदर की तरफ पलट जाए। ठीक वैसा ही यहां होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला करता है, इसलिए बाकी के तीनों हाइड्रोजन या ग्रुप्स दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। अगर शुरुआत का मॉलिक्यूल एक तरफ था, तो प्रोडक्ट बिल्कुल उसकी उल्टी बनावट मिरर इमेज जैसा वाला बनेगा। इसे ही हम इन्वर्जन कहते हैं। SN2 में सबसे बड़ी बाधा है भीड़, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल को हमला करने के लिए जगह चाहिए। मेथिल हैलाइड CH3X सबसे तेज रिएक्ट करता है, क्योंकि यहां सिर्फ छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं, जगह ही जगह है। प्राइमरी 1 डिग्री, यह भी काफी तेज होता है। सेकेंडरी 2 डिग्री, थोड़ा धीमा, क्योंकि यहां थोड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं। टेराटेरी 3 डिग्री, यह सबसे धीमा या ना के बराबर रिएक्ट करता है, क्योंकि यहां इतने बड़े बड़े ग्रुप्स कार्बन को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के लिए अंदर घुसना नामुमकिन हो जाता है। तो ऑर्डर होता है मेथिल ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी। SN1 का एक बताता है कि इस रिएक्शन की रफ्तार सिर्फ एक चीज, यानी एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है। इसे न्यूक्लियोफाइल की ताकत से कोई मतलब नहीं होता। SN2 के उलट ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरी होती है। स्टेप 1, सबसे पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है और एक कार्बोकैटायन होता है। यह सबसे धीमा और स्लो स्टेप है। स्टेप 2, अब बना हुआ कार्बोकैटायन बहुत भूखा होता है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- तुरंत हमला कर देता है और प्रोडक्ट बन जाता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इस रिएक्शन की जान है कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही तेज होगी। यहां SN2 से बिल्कुल उल्टा हिसाब चलता है। टर्शियरी 3 डिग्री सबसे तेज रिएक्ट करता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी 2 डिग्री, उससे थोड़ा धीमा। प्राइमरी 1 डिग्री और मेथिल, ये SN1 के रास्ते से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होते हैं। फाइनल ऑर्डर टेराटियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन मेथिल। एलीलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स का स्पेशल केस पेज पर एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि एलीलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स N1 मैकेनिज्म के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बनने वाले कार्बोकैटायन रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। बेंजीन रिंग या डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उस पॉजिटिव चार्ज को संभाल लेते हैं। लीविंग ग्रुप का असर, दोनों मैकेनिज्म में अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही रहेगा। Ri ग्रेटर देन Rb, R ग्रेटर देन Rc, L ग्रेटर देन Rf। आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है और बॉन्ड कमजोर। एग्जाम्पल 6.6 और 6.7। यहां NCERT ने प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं, जैसे CH2Cl और Cl में से कौन SN2 तेज करेगा? जवाब है CH2Cl, क्योंकि ये प्राइमरी है और भीड़ कम है। वहीं 6.7 में 4 अलग अलग ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स को SN1 और SN2 के ऑर्डर में सजाना सिखाया गया है। पिछली रिएक्शंस को समझने के बाद अब हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प हिस्से में कदम रख रहे हैं, जिसे स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन 2 पेजेस में NCERT ने यह समझाया है कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ कागज पर बने चित्र नहीं हैं, बल्कि उनकी एक 3D शक्ल होती है जो उनके व्यवहार को बदल देती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी शब्दों को जानना होगा। इसकी शुरुआत होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी से। 19वीं सदी में विलियम निकोल ने एक ऐसा प्रिज्म बनाया जिससे प्लाने पोलराइज्ड लाइट पैदा की जा सकती थी। जब इस रोशनी को कुछ खास कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, तो वे रोशनी के प्लेन को घुमा देते हैं। अगर मॉलिक्यूल रोशनी को दाईं ओर
यानी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म कहते हैं। इसे प्लस साइन से दिखाते हैं। अगर वो बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे लेवो रोटेटरी या एल फॉर्म कहते हैं। इसे माइनस साइन से दिखाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो रोशनी को घुमाने की ताकत रखते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है और इन प्लस और माइनस फॉर्म्स को एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। लुई पाश्चर ने गौर किया कि कुछ क्रिस्टल्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस, शीशे में दिखने वाली छवि होते हैं। यहीं से जन्म हुआ कायरलिटी का। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। हमारे दोनों हाथ, अगर आप अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक पाएंगे, यानी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। केमिस्ट्री में जब एक कार्बन एटम से 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्री नहीं होती और जो अपनी मिरर इमेज पर फिट नहीं बैठता उसे कायरल कहा जाता है, और जो फिट बैठ जाते हैं उन्हें एकायरल कहते हैं। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं पर एक दूसरे पर फिट सुपर इम्पोज नहीं होते, उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन इनका रोशनी को घुमाने का तरीका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। अगर हम इन दोनों डी और एल को बराबर मात्रा में मिला दें तो रोशनी बिल्कुल नहीं घूमेगी, क्योंकि एक का रोटेशन दूसरे के रोटेशन को खत्म कर देगा। ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसे DL या प्लस माइनस से दर्शाया जाता है। इस मिक्सचर को बनाने की प्रक्रिया को रेसेमाइजेशन कहा जाता है। रिटेंशन, अगर नया आने वाला ग्रुप Y बिल्कुल उसी जगह पर जुड़ता है जहां से पुराना ग्रुप X हटा था तो उसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल का ढांचा बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा पहले था। इन्वर्जन, अगर नया ग्रुप पुराने ग्रुप के ठीक उल्टी तरफ जुड़ता है, जैसा हमने SN2 में उल्टे छाते वाले उदाहरण में देखा था, तो उसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। रेसमाइजेशन, अगर हमें 50% रिटेंशन वाला और 50% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिले तो उसे रेसमाइजेशन कहते हैं। इसमें बनने वाला मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के रोटेशन को खत्म कर देती हैं। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से हमला करता है, इसलिए अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव हेलोएल्केन जैसे 2 ब्रोमो ऑक्टेन का SN2 करवाते हैं तो हमें हमेशा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। अगर शुरू में वो प्लस था तो अंत में वो माइनस बन जाएगा। SN1 में पहले एक प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 रास्ते हैं, वो सामने से भी आ सकता है और पीछे से भी। क्योंकि दोनों तरफ से हमला करने की बराबर संभावना है, इसलिए हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें एक एलिमिनेशन रिएक्शंस, जब किसी ऐसे हेलोएल्केन को जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। हेलोजन तो निकलता ही है, साथ ही बगल वाले कार्बन, जिसे बीटा कार्बन कहते हैं, से एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है और हमें एल्केन मिलता है। इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अगर किसी हेलोएल्केन में एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो सवाल उठता है कि हाइड्रोजन कहां से निकलेगा। यहां काम आता है अलेक्जेंडर ज़ाइटसेव का नियम। उनके मुताबिक वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों। इसे 2 ब्रोमोपेंटेन के उदाहरण से समझें। यहां 2 तरह के एल्कीन बन सकते हैं, पेंट 1Na और पेंट 2Na। ज़ाइटसेव के नियम के अनुसार पेंट 2Na ज्यादा बनेगा, लगभग 81%, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड और ज्यादा स्टेबल है। चलिए अब हम इस चैप्टर के अगले पड़ाव यानी रिएक्शंस विद मेटल्स और रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कुछ खास मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच सीधा बॉन्ड होता है। इन्हें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब एक अल्काइल हैलाइड
RX को मैग्नीशियम Mg के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX बनता है। इसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें CMg बॉन्ड कोवेलेंट तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पोलर हैं, जबकि MgX बॉन्ड आयनिक है। ये रिएजेंट्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें जरा सा भी पानी या प्रोटॉन का कोई सोर्स जैसे अल्कोहल या अमीन मिल जाए तो ये तुरंत उसे लेकर हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें बनाने के दौरान ड्राई कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। वर्ड्स रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को सोडियम Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वे आपस में जुड़ जाते हैं और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें शुरू वाले हैलाइड से दुगने कार्बन होते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक रिंग वाले हैलाइड्स की। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये भी हेलो एल्केन्स की तरह आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं? जवाब है नहीं। हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। रेजोनेंस इफेक्ट। हेलोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। इसकी वजह से CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। हेलो एल्केन में कार्बन sp3 होता है, जबकि हेलो एरीन में sp2। sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जिससे बॉन्ड की लंबाई कम और मजबूती ज्यादा हो जाती है। फिनाइल कैटायन की अस्थिरता। अगर हेलोजन निकल भी जाए तो बनने वाला फिनाइल कैटायन बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, इसलिए SN1 का रास्ता बंद हो जाता है। रिपल्शन। चूंकि बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ न्यूक्लियोफाइल जब इसकी तरफ आता है तो रिंग उसे धक्का मारती है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउस प्रोसेस। इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर हम बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर दें तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदला जा सकता है। 623 केल्विन तापमान और 300 एट्रोस्फेरिक प्रेशर पर NaOH के साथ रिएक्ट कराने पर हमें फिनॉल मिलता है। एक कमाल की बात, अगर हम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स NO2 लगा दें तो हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एक -NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पर हो तो रिएक्शन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर 3 NO2 ग्रुप जैसे 2, 4, 6 ट्रीनिट्रोक्लोरोबेंजीन लगे हों तो बस गर्म पानी के साथ हिलाने भर से क्लोरीन हट जाता है और उसकी जगह OH आ जाता है। ध्यान दें, ये असर सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज सिर्फ इन्हीं पोजीशंस पर आता है, जिसे -NO2 ग्रुप अपनी तरफ खींचकर स्टेबल बना लेता है। मेटा पोजीशन पर रहने से ये स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। हेलो एरीन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। हेलोजन एटम रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट तो करता है उसकी -I इफेक्ट की वजह से, लेकिन साथ ही वो आने वाले नए ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन्हीं 2 जगहों पर सबसे ज्यादा होती है। इसमें 4 मुख्य रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। हैलोजिनेशन। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 की मौजूदगी में कराई जाती है तो हमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माइनर और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मेजर मिलता है। नाइट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पर रिंग पर -NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। यहां भी पैरा वाला प्रोडक्ट ही मुख्य होता है। सल्फोनेशन। जब इसे गर्मा गर्म कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो SO3H ग्रुप रिंग पर लग जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किलेशन। इसमें CH3Cl और AlCl3 का इस्तेमाल करके रिंग पर मिथाइल ग्रुप CH3 लगाया जाता है। एसिलेशन। इसमें एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl का इस्तेमाल करके रिंग पर COCH3 ग्रुप जोड़ा जाता है। जैसे हेलो एल्केन्स के लिए वोड्स रिएक्शन थी, वैसे ही हेलो एरीन्स के लिए 2 खास रिएक्शंस हैं।
फिटिक रिएक्शन। जब हम सिर्फ दो एरिल हैलाइड्स जैसे दो क्लोरोबेंजीन को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दोनों रिंग्स आपस में जुड़ जाती हैं और डाइफिनाइल बनता है। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। अगर हम एक अल्काइल हैलाइड RX और एक एरिल हैलाइड ARX का मिक्सचर लें तो सोडियम की मदद से हमें एल्काइल बेंजीन मिलता है। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। चैप्टर का आखिरी पेज उन कंपाउंड्स के बारे में है जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन होते हैं। इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। डाइक्लोरोमीथेन यानी मिथाइल क्लोराइड। ये पेंट हटाने और सॉल्वेंट की तरह काम आता है, लेकिन अगर ये हवा में हो तो इंसान के सुनने और देखने की क्षमता पर बुरा असर डालता है और स्किन में जलन पैदा करता है। ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म। पुराने जमाने में इसे बेहोश करने एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह बेहतर दवाइयां आ गई हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। जरूरी चेतावनी। क्लोरोफॉर्म को हमेशा गहरे रंग की बोतलों में पूरा भरकर रखा जाता है ताकि रोशनी और हवा की वजह से ये जहरीली गैस फॉजिन COCl2 में न बदल जाए। ट्राइआयोडोमेथेन यानी आयोडीफॉर्म। ये शुरू में एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी गंध बहुत खराब होती है। असल में ये आयोडीन रिलीज करता है जिसकी वजह से घाव ठीक होते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आग बुझाने और सफाई में काम आता था, लेकिन ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का कारण भी बन सकता है। फ्रीन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हैं जो AC और फ्रिज में कूलेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये भी ओजोन परत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। DDT PP- डाइक्लोरोडाइफिनिल ट्राइक्लोरोईथेन। ये दुनिया का पहला मशहूर इंसेक्टिसाइड था। मलेरिया के खिलाफ ये बहुत असरदार रहा, लेकिन ये मिट्टी और जानवरों के शरीर में जमा हो जाता है और जल्दी खत्म नहीं होता। इसीलिए कई देशों में इस पर बैन लगा दिया गया है।